भाई यहाँ पर क्या होता है, देखो फोटोशॉप क्या होती है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो, बाद में इसको समझाता हूँ इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो भाई, फोटोशॉप आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और जितने भी मल्टीमीडिया टाइप डिजाइन यूज होती है ना, वो सारी फोटो की क्रिएट होती है आपकी। तो अब फोटोशॉप के अंदर होता क्या है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबली देखो भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग के मामले में, यानी कि देखो ग्राफिक डिजाइनिंग को दो सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर होता है प्रिंटिंग मीडिया से रिलेटेड, और एक होता है मल्टीमीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी डिजाइनिंग्स क्रिएट होती हैं वो सब बनती है फोटोशॉप्स में, और जो प्रिंटिंग मीडिया की डिजाइनिंग्स बनती है वो बनती है सारी की सारी कोरल ड्रॉ, और आजकल एक नया इलस्ट्रेटर, उन उन दोनों में चलती है। और वैसे तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो डिजाइनिंग है वो इलस्ट्रेटर में भी बनती है, बट मोस्ट प्रोबेबली लोग बाग ज्यादातर अभी भी फोटोशॉप को ही यूज। अब देखो भाई, फोटोशॉप क्या है, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कुछ छोटा मोटा नहीं है। बड़ा सेंस में ऐसे बोल रहा हूँ कि ये हर टाइप के फील्ड के लोगों के लिए काम करता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमेशन से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो एक फोटोशॉप स्टूडियो से रिलेटेड हो, फोटो स्टूडियो से रिलेटेड हो, चाहे वेडिंग मैरिज वगैरह किसी भी टाइप के सेक्टर से रिलेटेड हो, सबके अंदर इसकी डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो टीवी वगैरह के एड से रिलेटेड हो। तो अब आप लोगों को इसके अंदर जो मैं फोटोशॉप सिखाऊंगा वो मोस्टली ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर ही हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा, जिसमें आपकी फोटो एडिटिंग वगैरह भी सब कुछ आ जाएगी। तो ये सारा काम हम फोटोशॉप में ही करना सीखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को खास तौर पे इस पे बोल देना चाहता हूँ भैया, देखो इसके लिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर होना कंपलसरी है, पहली बात तो, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस की नीड होगी ही होगी, और बिफोर विदाउट प्रैक्टिस इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, डेली आपकी जो भी क्लास होती है उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5-6 क्लास के बाद मैं आपको ऑनलाइन ही असाइनमेंट देना शुरू कर दूंगा, तो आप ऑनलाइन घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपनी इसी क्लास के अंदर पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखो भैया, फोटोशॉप की जहां मैं बात करूं, इसके बहुत सारे वर्जन है मार्केट में। अब तक इसके इतने सारे वर्जन निकल चुके हैं, जिसमें अभी हम जिस काम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का लेटेस्ट वर्जन ही है, CS6 पे काम कर रहे हैं हम। वैसे 2020 भी आ चुका है इसका लेटेस्ट CC, लेकिन अभी हम उस पे नहीं कर रहे हैं, CS6 पे कर रहा हूँ। CC का भी इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले अपन CS6 के बारे में बात करेंगे कि CS6 में क्या क्या है ऐसा हमारे पास में। तो ऊपर की जो टॉप मेन्यू बार आती है ना इसके अंदर, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। ये जो ऊपर की टॉप बार दिख रही है आप लोगों को, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, फाइल, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प, तो ये होती है हमारी टॉप मेन्यू। एक्चुअली क्या होता है, इस फोटोशॉप के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे इन्हीं के अंदर है, और इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि जो ऑप्शन जिससे रिलेटेड है उसके हिसाब से इन्होंने मेन्यू बार में ऑप्शंस क्रिएट कर रखे हैं। जैसे आपको अगर फाइल को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेव, ओपन, है ना, इस टाइप के ऑप्शन यूज करने हैं तो फाइल में मिलेंगे। अगर आपको उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो एडिट में मिलेगा, इमेज पे काम करना है तो इमेज में मिलेंगे, लेयर पे काम करना है तो लेयर पे मिलेंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो टाइप में। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग काम को, हर काम को मेन्यू बार में सेट कर रखा है। और इन्हीं मेन्यू बार के जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, जिनको हम यूज करके फोटोशॉप में ज्यादा से ज्यादा डिजाइनिंग कर सके, उसके लिए इन्होंने, देखो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे जो बार आ रही है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार भी कह सकते हो, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। यू कैन कॉल ऑप्शन बार एंड प्रॉपर्टी बार आल्सो। और ये जस्ट साइड मेन्यू जो दिख रही है आपको, जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरह से, ये टूल्स कहलाते हैं आपके टूल बार। ये पूरी टूल बार है, इसमें बस ये इतने ही टूल्स है हमारे पास, जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं टूल्स में सब कुछ काम हो जाता है। और इन टूल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जहां डॉट का बटन आ रहा है वहां पे आपको बहुत सारे टूल्स और मिल जाते हैं इनके अंदर। ये देखो, इसमें बहुत सारे लेटेस्ट टूल्स भी आ चुके हैं अब तक, वो भी सारे आपको पढ़ने में मिलेंगे, देखो क्या क्या कर सकते हैं इन सबसे। ओवरऑल ये चीज कहलाती है हमारी टूल बार। ये वाला जो सेक्शन होता है, इस साइड वाला सेक्शन, ये होता है आपका नेविगेशन पैनल के नाम से। अब इसमें क्या होता है, पैनल के अंदर इसमें बहुत सारे पैनल दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे देखो स्विचेस भी मिल जाएंगे आपको कलर्स के लिए, और अलग अलग कलर्स के आप अपने हिसाब से कलर्स भी सेट कर सकते हो, कैसे कलर्स चाहिए आपको। यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको, एडजस्ट, मतलब ये सब नेविगेशन पैनल है। ये स्विचेस का पैनल है, जिसको मैं पकड़ के बाहर भी निकाल सकता हूँ कुछ इस तरह से, और चाहूं तो फिर इसको उठा के वापस कहीं पर भी उधर कॉर्नर पे ले जाके जैसे छोड़ दूंगा, वापस से सेट हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप कितने भी नेविगेशन पैनल्स यहाँ पे लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। ये सारे नेविगेशन पैनल्स आपको विंडो के ऊपर, ये ऊपर जो मेन्यू बार आ रही है विंडो,
इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये सारे नेविगेशन पैनल है आपके। आपको जो भी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट हो आप उस पर क्लिक करोगे, देखो वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे विंडो के अंदर बहुत सारे नेविगेशन पैनल आते हैं। अगर कोई नेविगेशन पैनल हट जाता है बाई चांस तो घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ से उसको वापस ऑन ऑफ भी कर सकते हैं या वापस से उसको लेके भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ देखो यहाँ पे स्विचेस का ऑप्शन आ रहा है। अब ये मैंने इसको बाहर निकाला और यहाँ से मेरे से गलती से ये क्रॉस हो गया, तो मैं इसको विंडो में जाकर वापस से स्विचेस पे क्लिक करके इसको वापस ला सकता हूँ और यहाँ पर लगाकर ऐड कर सकता हूँ। तो देखो ये सारी चीजें मैं ये हमारे सिंटैक्स या ऐसे बोल दो वर्क स्पेस से रिलेटेड है, इसे वर्क स्पेस बोलते हैं। ये जो कुछ दिख रहा है ना आपको फोटोशॉप में अभी, ये इसका वर्क स्पेस का मतलब होता है कि कौन सी चीज आपको कहां पर मिलने वाली है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो हम करेंगे लेयर्स पे। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लेयर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये गलती से गायब हो जाता है तो आपको बता ही दिया मैंने कहाँ मिलेगा आपको ये ऑप्शन। आपको वहां ये ऑप्शन मिल जाएगा विंडो के अंदर ही जाके, यहाँ पे लेयर ऑप्शन दिखाई देता है, इसकी शॉर्टकट भी दी हुई है देखो यहाँ पे F7। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसलिए इसकी शॉर्टकट बना रखी इन्होंने F7 के नाम से। अगर हट जाता है तो आप F7 दबाकर भी इसको वापस लाकर अपनी जगह पे सेट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इससे हम कहते हैं इस फोटोशॉप का वर्क स्पेस। अब देखो वर्क स्पेस के हिसाब से इन्होंने अलग अलग सेक्टर के हिसाब से साइड पे कॉर्नर में अलग अलग वर्क स्पेस भी बना रखे हैं। जैसे अगर कोई बंदा इसमें टाइपोग्राफी के हिसाब से काम में लेना चाहता है तो उसका वर्क स्पेस चेंज कर सकता है, फोटोग्राफी के हिसाब से चेंज कर सकता है, CS6 के हिसाब से चेंज कर सकता है, एसेंशियल के हिसाब से चेंज कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी जैसे हम ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे काम करें तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, ऐसा ही रखना है इसका, क्योंकि डिफॉल्ट वर्क स्पेस ये डिफॉल्ट वाला वर्क स्पेस है जो हमारे बहुत काम आने वाला है। अब उसके बाद देखो टूल बार ऑप्शंस के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन लेंगे एक नई फाइल। तो इसमें नई फाइल लेने के लिए दो तरीके, या तो आप Ctrl+N प्रेस करोगे, Ctrl+N, या फिर आप फाइल में जाकर के यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिख जाता है आपको न्यू ऑप्शन, या Ctrl+N दिखाई दे रहा होगा आपको, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करते हो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा भाई। अभी काम है देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से आप ऐसे समझो जैसे अगर आपको ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करने के लिए आपको एक पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी साइज का पेपर चाहिए होता है हमारे को जिसपे हमें ड्राइंग करनी है, ये वही है। ये हमारा एक पेज देगा हमारे को एक, जिसे हम बोलते हैं कैनवास। फोटोशॉप में इस चीज को कैनवास बोला जाता है। अब आपको कैनवास कितना बड़ा चाहिए, आपने कई बार फिल्मों में कहीं में सुना होगा जब कोई बंदा पेंटिंग कर रहा होता है तो एक फ्रेम लगाकर वो उसके ऊपर पेंटिंग करता है, तो उसका कैनवास होता है एक तरीके का। उसी तरीके से ये भी क्या होता है, कैनवास होता है। कैनवास की सेटिंग है पूरी यहाँ पे आपके सामने कि आपके कैनवास की देखो विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, कलर मोड क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कंटेंट क्या होगा, ये सब दिए हुए हैं यहाँ पे। इन सबको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। अभी के लिए फिलहाल हम इसको नॉर्मल बेस पे इतना जानेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइप के साइजेस आती है। देखो मैं अगर यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ, प्रीसेट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग साइज के हिसाब से मिल जाती है सारी चीजें। जैसे मुझे पेपर पे काम करना है टाइपिंग के रिलेटेड तो मैं US पेपर ले सकता हूँ, इंटरनेशनल पेपर ले सकता हूँ। मुझे कोई फोटो एडिटिंग करनी तो फोटो के टेम्पलेट ले सकता हूँ। वेबसाइट से रिलेटेड काम करना है, जैसे कोई वेब बैनर बना रहा हूँ मैं, वेबसाइट का कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ मैं, तो मैं वेब से रिलेटेड काम कर सकता हूँ। मोबाइल के लिए कोई डिजाइन बना रहा हूँ तो मोबाइल ले सकता हूँ। फिल्म वगैरह के लिए बना रहा हूँ, वीडियो वगैरह के लिए बना रहा हूँ तो ये ले सकता हूँ। तो ओवरऑल तो आप कोई सा भी ले सकते हो। आप जिस टाइप का भी लोगे ना तो यहाँ पर उसकी साइजेस मिल जाएंगी आपको बहुत सारी, जो उसकी प्रोफेशनल साइजेस होती है। तो अभी तो मैं वेब ले रहा हूँ और वेब में देखो स्टैंडर्ड साइजेस आ गए मेरे पास, जो भी वेबसाइट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली साइजेस होती है वेबसाइट में, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने ले ली अभी, तो यहाँ पर 1024 बाय 768। अब ये यहाँ पर इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। आप चाहो तो इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, कितना आपको चेंज करना है। इसके अंदर इसके यूनिट्स भी आते हैं कि आपकी साइज किस में काउंट होगी, तो आपको इसको पिक्सल में ही रखना है अभी तो। बाकी तो और भी बहुत सारी यूनिट्स आती है, जैसे इंचेस हो गई, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, विकास, कॉलम, लेकिन हमें पिक्सल पे देखना है अभी। और रिजोल्यूशन क्वालिटी होती भी है इसकी एक तरीके की, जिसमें आप इसकी कितनी भी रिजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी रिजोल्यूशन चाहूँ तो अपनी मर्जी से 1000 कर दूं, 100 कर दूं, 200 कर दूं, लेकिन एक बात का खास तौर पे याद रखना है, रिजोल्यूशन का फर्क आपकी फोटोज पे पड़ेगा। अगर आप अच्छी रिजोल्यूशन की साइज की फाइल बनाते हो तो फोटो भी उतनी ही साइज की होनी चाहिए, उतनी रिजोल्यूशन की होनी चाहिए, तब तो काम सही चलेगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है आपका। ये रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा आपकी फोटो की इमेज की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होनी
कंपलसरी है। तो अभी तो मैं इसकी रिजोल्यूशन 100 कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका देखो कलर मोड आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखो बहुत सारे टाइप के कलर मोड आते हैं, इसमें फिलहाल तो अभी आपको छेड़ना नहीं है, मोस्टली इसको आरजीबी ही रखना होता है। अब ये आरजीबी क्या होता है? आरजीबी होता है आपका रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि देखो दुनिया के जितने भी कलर है ना जो आपको दिखते हैं आंखों के सामने, वो सब भ्रम है। सिर्फ कलर 3 ही होते हैं हमारे पास इस पूरे वर्ल्ड में, रेड ग्रीन और ब्लू। इन्हीं 3 कलरों से मिलकर सारे कलर बनते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी कलर के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक मोड बनता है आरजीबी मोड। ऐसे ही हमारे पास इसके नीचे एक और कलर आता है सीएमवाई के कलर। ये भी सेम आरजीबी से ही बना हुआ एक कलर मोड है, जिसको बोलते हैं हम साइन मैजेंटा येलो कैंटिक। कैंटिक का मतलब होता है ब्लैक कलर। तो यहाँ पे साइन मैजेंटा येलो कैंटिक से मिलकर भी सारे कलर बनते हैं। तो ये बस डिफरेंस इतना साइन दोनों में कि जो आरजीबी कलर्स होते हैं वो थोड़े डार्क कलर होते हैं और सीएमवाई के थोड़े लाइट कलर होते हैं। तो आरजीबी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूज आता है और सीएमवाई के आपके प्रिंटिंग मीडिया में यूज आता है। उसके बाद आते हैं, बाकी तो और कोई कलर हमारे इतना यूजफुल नहीं है। बाकी फिर अगर हम आगे काम करेंगे तो धीरे धीरे और देख लेंगे। वैसे तो ग्रेस्कल होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बिटमैप होता है जो इमेज का कलर उठाता है और लेप कलर में कुछ फिक्सेस कलर होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें आरजीबी रखना है। अब यहाँ पे एक कलर के शेड्स के हिसाब से हमारे पास बिट आती है भैया, ये कलर की बिट है। ध्यान रखना, एक कलर के 256 कलर बनते हैं, टोटल 256 शेड्स बनती है एक कलर की। तो आपको कितनी शेड्स यूज करनी है अपनी फाइल में, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर देखो मैं यहाँ पे अभी मेरी फाइल की साइज कितनी आ रही है, 2.25 MB आ रही है। अगर मैं इसको 16 बिट कर देता हूँ तो साइज बढ़ जाएगी, और अगर मैं 32 कर देता हूँ तो और साइज बढ़ जाएगी। तो 32 का मतलब हो गया कि आप एक कलर के पूरे 256 कलर यूज करना चाहते हो, इसलिए इसकी साइज हो गई 9 MB। और अगर आप ये कि नहीं मेरे को साइज यूज नहीं करना है, 8 बिट में काम चल जाएगा, तो आप 8 बिट ले लो, जिससे आपकी साइज थोड़ी सी कम रहेगी। नीचे आता है आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट। इसमें देखो आपके पास आता है कि आपके पास जो कैनवास आएगा उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होके आना चाहिए। तो आप चाहो तो व्हाइट कलर सकते हो और आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। लेकिन हम इसको भी ट्रांसपेरेंट लेंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई कलर नहीं चाहिए हमारे को, ब्लैंक फाइल चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट ले लिया और ओके कर देना है बस आपको। ओके करते ही देखो यहाँ पर आपके सामने कैनवास खुल के आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, हैंग हो गया होगा। ये आ गया आपका कैनवास, दिखाई दे रहा है सबको? अरे कहाँ गायब हो गए सारे ही? यस सर, दिखाई दे रहा है। तो ये कैनवास आ गया आप लोग। हाँ सर, दिख रहा है। अब देखो ये इसे बोलते हैं कैनवास, जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, जिसमें ना तो कोई कलर है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ओनली अ ब्लैंक फाइल। अब जो कुछ भी डिजाइन करनी होती है ना हमें, देखो ये कैनवास की साइज वगैरह ये तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की डिजाइनिंग बना रहे हो। उस डिजाइनिंग के हिसाब से आप अपनी साइज ले सकते हो, वो मैंने आपको सिखा दिया है। आपको कैनवास की साइज कैसे कैसे सेट करनी है, कलर मोड कैसा लगाना है, बैकग्राउंड कंटेंट क्या लेना है। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल ऑप्शंस ये फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, और फिर उसके बाद इस ब्लैंक कैनवास पे हम कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है इसमें डिजाइनिंग करने के ऊपर कि भाई इसमें कलर कैसे फिल किया जाए। तो देखो फोटोशॉप ने आपको बाय डिफॉल्ट 2 कलर्स दिए हैं यहाँ पे। यहाँ कॉर्नर्स में देखो टूल बार के नीचे सबसे नीचे आपको 2 कलर्स दिख रहे होंगे। एक ऊपर वाला जो कलर आता है इसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला जो कलर होता है उसे बोला जाता है बैकग्राउंड कलर। अब दोनों में से आप कोई भी कलर को यूज कर सकते हो अपने कैनवास के अंदर, और ये 2 कलर इसलिए दिए गए हैं आपको ताकि एक टाइम पे आप 2 कलर को काम में ले सको। तो देखो अगर आपको इसमें से कलर चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके पास कलर ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे, और इस कलर ऑप्शन के अंदर आप इसको ड्रैगिंग करके यहाँ से आप अपना कोई भी कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे सारे कलर्स मिलेंगे आपको, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो उस पे जाओ, इस तरह से सेलेक्ट करो, चाहे उसका डार्क मोड चाहिए या लाइट मोड चाहिए, और उसको ओके कर दो बस। तो वो कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा आपका। देखो ये सेट हो गया कलर। अब आपको इसके अंदर कलर फिल करना है, तो देखो मैं नीचे वाला कलर भी सेट कर लेता हूँ एक बार, बैकग्राउंड कलर भी। इसमें मैंने रेड कलर फिल कर लिया, तो ऊपर वाला कलर मेरा ग्रीन का है और नीचे वाला कलर मेरा रेड का है। अब इन दोनों कलर्स को मैं एक साथ कैसे यूज कर सकता हूँ, देखो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट आती है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ये जो फोरग्राउंड कलर आ रहा है ऊपर वाला,
अगर इस कलर को आप फील करना चाहते हो अपने कैनवास में तो उसके लिए आप शॉर्टकट प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। लेकिन खास तौर पे याद रखना कि बाय डिफॉल्ट आपकी लेयर सेलेक्ट होनी है। अभी देखो यहाँ पे ये जो लेयर आ रही है ना, ये सिलेक्टेड नहीं है, इस पे क्लिक करना है आपको लेयर पे। मैंने कहा था लेयर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेयर का, कलर का और सिलेक्शन का, इन तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अभी। और इन तीनों का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ओवरऑल फोटोशॉप 50% तो समझ में आ जाता है हर किसी को ही। तो देखो लेयर सेलेक्ट करी मैंने और फिर मैंने शॉर्टकट प्रेस करी ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो जैसे मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस यूज करूंगा तो यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप एक और शॉर्टकट लगा सकते हो, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इससे आपका नीचे वाला कलर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, आप एक टाइम पे दो कलर को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और चाहो फिर जब आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट लिख लेना कॉपी के अंदर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस टू फील बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस टू फील फॉर बैकग्राउंड कलर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। भाई लिखते हुए चलना है। मैं पहले यस सर। अगर आपको लगता है यस सर। फास्टली आगे बढ़ रहा हूं तो आप बीच में बोल सकते हो सर हम। ओके सर। ये हो गया यहाँ तक कलर का। अब यहाँ पर ध्यान से आ जाओ। Yes, देखो साइड में आपको जो लेयर्स दिख रही है, सबको लेयर दिख रही है ना यहाँ पे इस जगह पे। तो देखो इस लेयर का क्या काम है। एक्चुअली इसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको एक बटन दिखेगा छोटा सा, न्यू लेयर के नाम से आता है, ये आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो एक और लेयर बन जाएगी आपके ऊपर, बन गई। तो अब आप इस चीज को थोड़ा ऐसे समझना भाई। देखो भाई आपके पास कैनवास एक ही है, लेकिन आप एक कैनवास के अंदर लेयर्स कितनी भी बना के रख सकते हो, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी लेयर्स बना सकते हो आप इसके अंदर। अब आप सोचोगे सर लेयर अगर हम इतनी सारी बनाएंगे तो एक कैनवास पे काम कैसे करेंगे, कैनवास भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे आपके एक कॉपी होती है तो एक कॉपी के अंदर पेजेस बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन कॉपी तो एक ही होती है। तो ये उसी तरह से है, लेयर मतलब यहाँ पर इसके पेजेस है, और ये कैनवास आपकी एक कॉपी है जिसमें आप कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हो और उसको कितने भी तरीके से यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं एक और नई लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले ली मैंने एक नई लेयर और इसमें एक कलर फिल कर दिया ऑल्ट बैक स्पेस से ग्रीन कलर। अब आप अपनी लेयर में देखो आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ आपको आपकी कैनवास पे सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण सिंपल सा है भाई, जब एक पेज ऊपर होता है तो दूसरा पेज उसके पीछे ऑटोमेटिकली छिप जाता है। तो बेटर ऑप्शन यही है, हम इस फोटोशॉप में आपको याद रखना है एक चीज कि हम जो भी काम करेंगे फोटोशॉप में, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा कोई भी छोटी सी डिजाइन भी करेंगे तो उसके लिए अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। हर काम को करने के लिए अलग लेयर बनानी है हमारे को। अब देखो यहां पर हमारे पास एक मूव टूल होता है, ये दिख रहा है टूल ये वाला, इसे मूव टूल बोलते हैं अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है। इस मूव टूल की मदद से मैं जैसे इस ग्रीन वाले को ऊपर क्लिक करके अगर हल्का सा नीचे खींचता हूं तो अब रेड कलर दिख रहा होगा आपको, देखो यानी कि रेड कलर कहीं नहीं गया है, इसके पीछे रखा हुआ है, ये देख लो इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं इस तरह से कितनी भी लेयर्स बना के उसमें कितने भी कलर एडजस्ट करके इनको आपस में सेट करके कोई भी डिजाइन या क्रिएटिविटी ला सकता हूँ। अब मैं चाहूं तो जैसे इसमें एक और लेयर जोड़ देता हूं। यहाँ पे मैंने एक और लेयर ले ली और यहां से इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ले लिया और इसके अंदर फिर मैंने कलर फिल कर दिया इसमें। अब देखो ब्लू वाली लेयर सबसे ऊपर है तो नॉर्मल सी बात है कैनवास पे ब्लू दिख रहा है। अगर ग्रीन वाली को मैं उठा के ऊपर रख देता हूं तो ग्रीन वाली दिख रही है, रेड को उठा के ऊपर रख दूंगा तो रेड दिखेगी। तो आप जिस कलर को भी उठा के ऊपर रख दोगे ना वही कलर आपको पीछे दिखाई देगा। तो मैं भी ग्रीन वाली को सबसे ऊपर रख देता हूँ। और इसी तरह से अब देखो मैं एक और लेयर ले लेता हूं और इसके अंदर फिर एक और कलर डाल देता हूं, जैसे कुछ मैंने रेड कलर येलो कलर ले लिया और इसमें फिल कर दिया और फिर मैंने ग्रीन कलर को तो रख दिया ऊपर और येलो को लिया है नीचे। तो हमारा कुछ सिंटेक्स ऐसे चल रहा है, पहले ऊपर ग्रीन है, फिर उसके नीचे येलो है, फिर उसके नीचे ब्लू है और फिर उसके नीचे रेड है। अब आप ध्यान से देखो मैं मूव टूल से इसको पकड़ के लाता हूं नीचे की तरफ तो येलो दिख रहा होगा आपको, फिर अगर येलो को पकड़ के लाता हूं नीचे तो ब्लू दिख रहा होगा और फिर ब्लू को पकड़ के लाता हूं तो फिर रेड दिख रहा होगा। तो अब आप देखो ऊपर 4 टाइप्स की बॉर्डर क्रिएट हो गई होगी आपकी एक छोटी सी।
अब इसमें किया कुछ भी नहीं है हमने, खाली लेयर्स बनाई, और लेयर का इस्तेमाल आपको कुछ इस तरह से करना है ताकि आपके अदर कलर्स पीछे की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कैनवास पे हम कितनी भी लेयर्स लगाकर उसमें कितनी भी डिजाइनिंग बनाकर उनको आपस में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया या किसी को डाउट है? नो, यस सर। यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? यस सर। तो इस तरह से आप Yes, लेयर्स sir. बना सकते हो और उन लेयर्स का इस्तेमाल करके आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। अब मूव टूल का काम सिर्फ इतना सा होता है भाई। देखो मूव टूल वैसे तो बहुत काम का है। ये ऊपर जो टूल बार आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन बार, ये एक्चुअली टूल बार के हिसाब से चलती है। अगर मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है तो ये जो ऑप्शन बार में जो प्रॉपर्टीज आ रही है ये मूव टूल की ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखो मार्क्यू सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ तो देखो ये सारी प्रॉपर्टी मार्क्यू सिलेक्शन की आ गई। लेजो लेऊंगा तो लेजो की आ जाएगी, मैजिक बैंड, मतलब जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे उस टूल के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टीज चलती है आपकी। तो अभी हमारे पास कौन सा टूल सेलेक्टेड है? मूव टूल सेलेक्टेड है। तो मूव टूल सेलेक्टेड होने की वजह से यहाँ पर देखो आपको सारे ऑप्शन मूव टूल की दिख रहे होंगे। साथ ही आपका मूव टूल भी काम कर रहा है। जैसे मैं अपने ग्रीन कलर को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, येलो को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, फिर ब्लू को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। तो देखो ये भी एक डिजाइन बन गई मेरे पास में। तो इस तरह से मैं कितनी भी तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करके इसके अंदर कोई भी डिजाइन की क्रिएटिविटी लेकर आ सकता हूँ। जैसे मैं अगर मैं इसको कुछ इस तरह से डिजाइन दूं कि इनको इस तरह से सेट करूं तो ये एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगी मेरे पास जिसमें 2 साइड बॉर्डर आ जाएगी मेरे पास में। तो अब आप कितना ही दिमाग लगाओ, चारों तरफ से भी बॉर्डर दे सकते हो, 2 साइड से भी बॉर्डर दे सकते हो, 3 साइड से भी बॉर्डर दे सकते हो, 1 साइड से भी बॉर्डर दे सकते हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स बनाकर। तो आपको ओवरऑल बॉर्डर्स बनाना तो आ गई होगी कि अगर हम कैनवास पे काम कर रहे हैं तो आउटसाइड बॉर्डर कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर। तो मूव टूल का काम तो अभी फिलहाल इतना सही है, जो कि होता है सिर्फ आप इसको मूव करा सकते हो, ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हो। आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे ले जाना है तो आप लेयर को उठा के कहीं पर भी आगे पीछे रख सकते हो, जिससे वो उसके आगे पीछे हो जाती है लेयर। अब लेयर पे काम करने से ये फायदा होता है, देखो भाई मैं चाहता तो इनको अलग अलग सिलेक्शन बनाकर भी कर सकता था, लेकिन लेयर पे काम करने से क्या फायदा हुआ कि अगर सपोज करूं मुझे इस ग्रीन कलर की लेयर की जरूरत नहीं है अभी, तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूं या फिर इसकी यहाँ पे आइस पे क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे बाकी के प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगली एक लेयर डिलीट हो जाएगी हमारी, या वो उस लेयर का काम हमें नहीं करना है तो हम उसे हटा सकते हैं। तो ये फायदा होता है अलग अलग लेयर पे काम करने से। अगर आप लेयर पे काम नहीं करते हो और अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट एक ही लेयर में बना दिया तो बाद में जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। वैसे हम आगे जितना भी काम करेंगे फोटोशॉप में सब मैं लेयर्स के साथ ही करूंगा, तो आपको आदत हो जाएगी लेयर के साथ काम करने की। तो ओवरऑल तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा ये क्या हुआ यहाँ पे। चलो अब आगे बात करते हैं इसके अंदर। अभी तो मैं फिलहाल इन सबको वापस अपनी अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ। ये वापस से सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए। अब ये 4 लेयर है मेरे पास। आपने मूव टूल देख ही लिया क्या काम करता है आपका। अब देखो एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि जो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसको मैं मूव भी कर पा रहा हूँ, मुझे इस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा या रिसाइज करना है या ऐसा कह दो उसको रोटेट करना है या इसके ऊपर कुछ भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है, तो मैं Ctrl+T दबाऊंगा। मैं जैसे Ctrl+T दबाऊंगा इसके चारों तरफ एक डॉट डॉट से बटन आ जाएंगे, देख लो आपको दिख रहे होंगे डॉट डॉट बटन्स। ठीक है, ये आ गए डॉट डॉट बटन्स। ये देखो एक कॉर्नर में ये आ गया, एक यहाँ नीचे बीच में आ गया, फिर यहाँ कॉर्नर में आ गया, फिर यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से चारों तरफ इसके कॉर्नर बटन्स आ गए होंगे। अब इन कॉर्नर बटन का इस्तेमाल करके मैं देखो इस कॉर्नर पे पकड़ के मैं इसकी साइज क्या कर सकता हूँ, छोटी बड़ी कर सकता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये छोटा बड़ा हो रहा है। इस तरह से मैं देखो किसी भी चीज को छोटा बड़ा करके उसको कहीं पर भी रख सकता हूं, कुछ इस तरह से। यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये एक फायदा हो जाता है हमारे को कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो छोटा बड़ा होगा और इसके और ऊपर चले जाएंगे तो एक रोटेशन का सिंबल आ जाएगा, जिससे मैं इसे घुमा भी सकता हूँ कुछ इस तरह से। इसे रोटेट भी कर सकता हूँ कि मुझे इसे किस एंगल पे रखना है,
बाद में मैं चाहूँ तो इसकी साइज को और बढ़ा भी सकता हूँ, जितना मुझे इसको बढ़ाना हो कुछ इस तरह से मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। तो ये मेरी एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्या शॉर्टकट होती है, पता चल गया ना? कंट्रोल प्लस हाँ सर, कंट्रोल। लिख के रखना है। हाँ सर, लिखिए। अब देखो, अब मान लो मैं जब कंट्रोल टी करता हूं तो देखो कंट्रोल टी किस पे लागू हो रहा है आपका, ग्रीन वाले पे। लेकिन मान लो क्यों हो रहा है ग्रीन वाले पे, क्योंकि मैंने कौन सी लेयर सेलेक्ट कर रखी है, ग्रीन वाली। अगर मैं येलो वाली लेयर सेलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल टी करता हूं तो देखो अब जो भी छोटा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो पीछे का येलो कलर का हो रहा है, ग्रीन का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ग्रीन का, क्योंकि आपने लेयर कौन सी सेलेक्ट कर रखी है, येलो वाली। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए। वो बोलते हैं सर मैं छोटा बड़ा करता हूँ, चीज छोटी बड़ी होती ही नहीं है। तो भैया वो इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उस स्क्रीन पे तो ऊपर वाली तो कोई और लेयर रखते हो, लेयर कुछ और सेलेक्ट होती है, तो इस वजह से नहीं दिखती। तो आपको देखो येलो कलर छोटा बड़ा हो गया आपका, वो उसके पीछे है, इस वजह से आपको कैनवास पे नहीं दिख रहा होगा। ये देख लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको हमेशा याद रखना है भी, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट पे काम करने से पहले आपको ये जरूर पता कर लेना है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली में वो लेयर सेलेक्ट है भी या नहीं है। ठीक है, यहां तक आ गई क्या बात समझ में? अब देखो मैं कंट्रोल टी, यस सर, समझ। अब मैं कंट्रोल के ग्रीन कलर की साइज और छोटी कर लेता हूं यहां से। एक मिनट, थोड़ा नया कैनवास ले लेते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो भाई मैंने शॉर्टकट तो बता ही दिया आपको, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाकर आप ला सकते हो और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाकर आप ला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीचे एक टूल बार भी दिख रहा होगा पेंट बकेट टूल के नाम से। ये देखो ये आ रहा है पेंट बकेट टूल। इस पेंट बकेट टूल पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर सेट कर सकते हो अपना, और फिर नई लेयर पे ले जाकर सेट करने के बाद आप नई लेयर ले लो और उस पे आकर आप इस तरह से फील भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन है, आप जो भी ऑप्शन यूज करना चाहो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट यूज करो या टूल यूज करो। अब उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन, अब देखो भाई ये तीनों टूल ले लिए मैंने, तीनों लेयर ले ली। अब मैंने क्या करा, ग्रीन वाले को कंट्रोल टी करा। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है।
दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पर मैंने कंट्रोल टी किया इसको, और इसको मैंने छोटा कर लिया कुछ इस तरह से चारों तरफ से। अब ये चारों तरफ से कैसे छोटा हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद कॉर्नर बटन पे जाना है। कोई से भी कॉर्नर पे चले जाओ, चारों कॉर्नर में से किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, और कॉर्नर पे जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट ये दोनों बटन दबा के रखने हैं। और फिर जब आप इसको छोटा करोगे ना, तो देखो चारों तरफ से होगा। और अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट नहीं दबाता हूं और फिर एक साइड से करता हूं, तो ये दो साइड से ही छोटा बड़ा होता है, जो कि प्रोस्पेक्टिव तरीके से सही नहीं है। मार्केट में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, हमेशा चारों तरफ से साइज इक्वल रहनी चाहिए उसकी। तो ऑल्ट शिफ्ट दबाकर ही काम करेंगे, तो देखो चारों तरफ से इक्वल साइज में छोटा बड़ा होगा। ये हो गया। अब इसी तरह से मैं रेड वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा अब, और इसको हटाना हो, जैसे कंट्रोल टी वाले ऑप्शन को हटाना हो, तो आपको एंटर दबाना है भाई। एंटर दबाने से वो हट जाएगा। और फिर रेड वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा, अगेन मैं कंट्रोल टी करूंगा, और रेड वाली लेयर पे आके ऑल्ट शिफ्ट दबाकर इसको छोटा करूंगा कुछ इस तरह से। तो ये आपको दिख रहा होगा, मेरे तीनों लेयर्स दिखाई दे रही होगी अब आपको बॉर्डर के हिसाब से। तो कुछ इस तरह से आप लोग इस चीज का पैटर्न यूज कर सकते हो, और अलग अलग कलर्स की अलग अलग स्टाइल की बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं रेड वाले पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा यूं बढ़ा देता हूँ, कॉर्नर्स में इतना सा लगा देता हूँ, और यहां से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये हो गया एक डिजाइन कुछ इस तरह से हो गई। फिर मेरे पास ग्रीन वाली है, यहाँ पर ये ग्रीन वाली पे कंट्रोल टी करके मैं इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। तो ये एक डिजाइन क्रिएट हो गई मेरे सामने। तो ये भी एक डिजाइन बन गई मेरी ब्रॉड बॉर्डर्स की। अब आपको देखो दिमाग ये लगाना है, आप कितने तरीके से इसको यूज करोगे बॉर्डर्स। आज का आपका टारगेट यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बॉर्डर्स क्रिएट करनी है। आपको अलग अलग डिजाइन में अलग अलग कलर के साथ, जितने कलर्स की बॉर्डर बनाना चाहते हो उतने कलर की बॉर्डर बना सकते हो। ये देखो मैंने 3 साइड की बॉर्डर भी बना दी। तो मैंने 1 साइड की बता दी, 2 साइड की बता दी, 3 की बता दी, और चारों की भी बता दी थी मैंने आप लोगों को। तो ओवरऑल आज हमने सिर्फ एक ही टूल सीखा है। टूल तो क्या सीखा है, थोड़ा सा मैंने आपको बस लेयर का और कलर का कॉम्बिनेशन सिखाया कि इनको यूज करके कैसे हम लेयर्स बना सकते हैं, और कलर इनमें फिल करके कैसे हम बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन पे, अलग अलग कलर के साथ में। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? इतना हाँ समझ सर। में आ गया? अब देखो भाई, एक लास्ट चीज और बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैंने एक नई लेयर ले ली, आई मीन टू से नई फाइल ही ले ली पूरी। अब देखो ये जो मूव टूल होता है, अब आप ध्यान से समझना भाई, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं कोई कलर फील करता हूं तो पूरी कैनवास पे कलर फील हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी कैनवास पे कलर फील करना ही नहीं है। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया में कलर फील करूं, तो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में कलर फील करना चाहते हैं, तो आप बोलते हो कि सर मेरे को इतने से एरिया में कलर फील करना है, या इतने से एरिया में करना है, या इतने से एरिया में करना है। मतलब आप अलग अलग अपनी तरफ से कोई भी एरिया बनाकर उसमें कलर डालना चाहते हो।
तो उसके लिए भी हमें सिलेक्शन बनाना पड़ता है, और सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास आता है यहाँ पे सिलेक्शन टूल। ये दिख रहा है आपको सिलेक्शन टूल? यहाँ पे 4 टाइप के सिलेक्शन दिख रहे होंगे। एक तो रेक्टेंगल सिलेक्शन है, एक एलिप्सिकल सिलेक्शन है, एक सिंगल रो है और एक सिंगल कॉलम है। रेक्टेंगल स्क्वायर बनाता है, ये सर्कल में बनता है, ये एक लाइन खींचता है हॉरिजॉन्टली और ये एक लाइन खींचता है वर्टिकली। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया और मैंने कुछ यूं ड्रॉ करा इसको अपने कैनवास पे, तो दिख रहा है आपको किस तरह से इसने ड्रॉ कर लिया, इतना इतना एरिया सिलेक्शन बन गया होगा अब आपका। और ये जो सिंबल दिख रहा है ना सिलेक्शन टूल का, ये इसे इसी टूल की मदद से सिलेक्शन को सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ। और अब मैं इसमें कलर डालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके इतने से एरिया में कलर आएगा जितना एरिया आपने सेलेक्ट, में नहीं आएगा। ये देखो सिर्फ इतने ही एरिया में कलर आया। क्यों आया? क्योंकि आपने सिलेक्शन बना रखा था। अगर हम सिलेक्शन नहीं बनाते हैं और कलर फिल करते हैं तो पूरे कैनवास में कलर फिल होता है, और अगर आपने सिलेक्शन बना रखा है तो पर्टिकुलरली उस सिलेक्शन में ही आपका कलर फिल होगा जितना सिलेक्शन आपने क्रिएट कर रखा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर मुझे सिलेक्शन थोड़ा अलग टाइप का चाहिए तो मैंने ले लिया एलिप्सिकल यानी सर्कल। अगर मुझे सर्कल में चाहिए तो मैंने एक सर्कल सिलेक्शन लिया और इसमें कलर फिल करा, तो देखो ये एक सर्कल बन गया होगा आपका। ये एक सर्कल की तरह भी बना सकते हो आप इसको। तो मैं इसी तरह आपको एक सिलेक्शन के साथ एक असाइनमेंट बता रहा हूँ जो आज आपको बनाना है। और दूसरी बात, सिलेक्शन को हटाया कैसे जाता है भाई, ये ध्यान रखना। मोस्टली बच्चों से कई बार हटता नहीं, या तो आप बाहर क्लिक कर दो साइड में तो भी हट जाएगा, या कई बार सिलेक्शन नहीं हटता है, दिक्कत आ जाती है इसको हटने से, बाहर क्लिक करने से भी नहीं हटता है। तो कंट्रोल डी प्रेस करोगे आप, कंट्रोल प्लस डी, डी मतलब होता है डी सेलेक्ट। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब आपको मैं एक चीज असाइनमेंट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। मैंने क्या करा, देखो भाई यहां पर मैंने वही सिलेक्शन लिया, कुछ इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट करा और इसको बीच में रखा, और इसमें आकर मैंने ब्लैक कलर डाल दिया यहाँ पे। ये देखो ब्लैक कलर आ गया होगा इस सिलेक्शन के अंदर। और फिर ब्लैक कलर डालने के बाद अब मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखो एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको ब्लैक कलर डालने से पहले। देखो भाई अगर मैं कलर फिल करता हूं इसके अंदर तो क्या हो रहा है, कलर सिर्फ उतने ही एरिया में फिल हो रहा है जितना आपने सिलेक्शन बना रखा है, और वो भी उसके कॉर्नर तक। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने सूरज की रोशनी देखी होगी कई बार, जैसे सूरज की रोशनी एक जगह सिमट के नहीं रहती, फैल जाती है। लेकिन अभी हमारा कलर क्या हो रहा है, सिर्फ इस सर्कल सर्कल में ही है, फैल नहीं पा रहा है वो, सिर्फ इससे बाहर नहीं जा पा रहा है वो। तो अगर मुझे इसे फैलाना है, इस कलर को फैलाना है, तो मुझे इसको फेदर देना पड़ेगा। फेदर्स क्या होता है भैया, ध्यान से समझना। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना किसी भी चीज के, उसको स्मूथ कर देता है ये। और स्मूथ करने की वजह से जो इसके अंदर कलर फिल किया जाता है वो कलर क्या हो जाता है, स्प्रे हो जाता है। तो जैसे अगर मुझे इसको फेदर देना है तो मुझे इसके एक शॉर्टकट अब प्रेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F6। लेकिन ध्यान रखना ये शॉर्टकट तभी काम करेगी जब आपने कैनवास पे कोई सिलेक्शन बना रखा होगा। अगर मैंने सिलेक्शन नहीं बना रखा है तो फेदर ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट F6। अब जैसे मैं शिफ्ट F6 करता हूं तो यहाँ पर देखो फेदर आ जाता है, ये आ गया फेदर सिलेक्शन, जिसके अंदर आपके पास ये फेदर का रेडियस मांगता है भाई कितना साइज का फेदर आपको करना है, यानी कितना कलर स्प्रे करना है। तो मैंने इसको बोला कि भैया एक काम करो आप 70 पिक्सल कलर है ना मेरा स्प्रे करा दो। ओके करा मैंने, तो देखो इसकी थोड़ी सी साइज छोटी हो गई होगी, यानी फेदर हो गया इसमें। अगर अब मैं कलर डालूंगा ना तो अब आप देखो कलर कैसा जा रहा है, थोड़ा फैल रहा है, मतलब एग्जैक्टली सर्कल तक नहीं आ रहा है वो। थोड़ा कलर देखो पहले डार्क हुआ फिर लाइट 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 मोड में चला गया, यानी कि वो फैल गया एक तरीके से। तो इसी को बोलते हैं हम फेदर। तो आपको ध्यान से देखना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो नॉर्मल ब्लैक कलर डालेंगे बिना फेदर के। और अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन तो ऐसे कैसे रहने दूंगा, हटाऊंगा नहीं इसको, और एक नई लेयर ले लूंगा। और नई लेयर लेने के बाद अब इसमें फेदर दे दूंगा जैसे 70 का, और फिर इसमें मैंने डाल दिया अपना व्हाइट कलर। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। आप देखो ये व्हाइट कलर क्या हुआ, ब्लैक कलर में मिक्स हो गया, तो एक बॉल सी बन गई होगी, एक 3D टाइप की बॉल बन गई है, बन गई ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक और नई लेयर लेनी है, और मैंने इसमें पूरे कैनवास में ब्लैक कलर डाल दिया। ये देखो कुछ इस तरह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सब गायब हो गया। तो भैया गायब तो इसलिए हो गया क्योंकि आपकी टॉप लेयर जो है वो ब्लैक कलर की है, वो ऊपर ही ऊपर है, इसको उठा के ले आओ नीचे। अब आपका ब्लैक कलर का सर्कल भी गायब हो गया क्योंकि वो ब्लैक कलर का सर्कल व्हाइट सर्कल के अंदर दब गया। तो ब्लैक कलर के सर्कल को ले जाओ उठा के ऊपर, तो ये देखो है आपका एक अलग ही डिजाइन या बैकग्राउंड क्रिएट हो गया होगा, कुछ इस टाइप का दिख रहा है आप लोगों को। अरे समझ में आया कैसे बनाए?
हाँ हाँ सर। सर समझ में आ गया। हाँ ध्यान सर। समझ में रखना आ रहा सिर्फ 3 लेयर का कमाल है ये, और कुछ भी नहीं किया मैंने। 3 लेयर ली, एक सिलेक्शन बनाया सर्कल का जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, ब्लैक कलर डाला, फिर नई लेयर लेके उसमें फेदर देके व्हाइट कलर डाला और फिर ब्लैक कलर लिया और तीनों को सेट कर दिया बस आपस में। ब्लैक कलर की लेयर को, सर्कल वाली लेयर को ऊपर रखा, व्हाइट वाली को नीचे रखा और बैकग्राउंड को सबसे नीचे रखेंगे, ब्लैक वाले कैनवास को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हमारे सामने एक डिजाइन क्रिएट होकर आ गई होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो फेदर क्या चीज है। जैसा अगर मैं सर्कल को बड़ा भी करना चाहता हूं तो कंट्रोल टी दबाकर मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा भी सकता हूं, जिससे मुझे थोड़ा सा बढ़ा के दिखाना हो इसको, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के भी दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड बन गया भाई, जिसके अंदर, जिसके पास हम कोई भी फोटो वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जो दिखने में अच्छा लगे। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि ब्लैक कलर के साथ ही बनेगा, आप इसको अलग अलग कलर के साथ, अलग अलग डिजाइन के साथ आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा के इसको बना सकते हो और कुछ नई नई डिजाइन लेके आ सकते हो भैया। देखो डिजाइन ऐसी चीज होती भी है जो किसी के दिमाग की फिक्स उपज नहीं है। किसी भी इंसान के दिमाग में कोई भी डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है, कोई भी थ्योरी आ सकती है। मैं सिर्फ आप लोगों को डिजाइन की एक थ्योरी समझा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको फोटोशॉप के साथ फोटोशॉप सिखा सकता हूँ, इसके टूल समझा सकता हूँ, लेकिन आपकी सोच आपके हिसाब से ही चलेगी और सोच के हिसाब से इंसान अच्छा बड़ा डिजाइनर बनता है भैया। डिजाइनर का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपका दिमाग की थ्योरी क्या है, आप क्या सोच सकते हो, आप कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हो, चीजों आपकी क्रिएटिविटी कैसे आती है माइंड में, वो सारी चीजें। बाकी फोटोशॉप में बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, फोटोशॉप में तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। और एक चीज और बता दूं भैया, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपसे ये सारी चीजें ना हो एक बार में, जो आज आपने पढ़ा है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर हफ्ते 10 दिन तक तो बच्चे को समझने में टाइम लग जाता है। उस पर ऐसे तो समझ में आ जाएगा जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप काम करने बैठोगे तब आप सब कुछ भूल हो जाएगा दिमाग से आपके। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हजारों ऑप्शंस होते हैं, पता ही नहीं चलता किस ऑप्शन को अब दबाना है, किस ऑप्शन को कब दबाना है। तो डोंट वरी, ये धीरे धीरे हैबिट में आएगा आपके। नया सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए और बहुत बड़ा भी सॉफ्टवेयर है, तो धीरे धीरे इसको आपको रूटीन में लेके आना पड़ेगा। रूटीन में लाने के लिए मैंने इसीलिए बोल रखा है आपको कि भैया इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं होता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना वेस्ट है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, और बाकी जो भी आपके साथ इस बैच में है भाई, जो आपके कांटेक्ट में है, उनको बोल देना कि सर ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की। मैं किसी भी बच्चे को पर्सनली बाद में क्लास नहीं दे पाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ऑफलाइन क्लास अब आज के बाद कभी भी नहीं ले पाऊंगा। आप ये मत सोचना कि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं, मैं वैसे भी नहीं ले पाऊंगा। अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तब भी हम ऑफलाइन क्लास अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है वहां पर आने का। सारा काम ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन आप आराम से कितने भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आपके कोई भी चीज से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो एक्सेल का हो, चाहे टैली का हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, मैं सब में हेल्प करूंगा ऑनलाइन। बट ऑफलाइन की उम्मीद मत करना। इसलिए जो भी बच्चे नहीं आए आज उनको बोल देना पर्सनली, अगर आपके कांटेक्ट में है तो, भैया क्लास चालू हो चुकी है, लेना हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना हो तो सर दोबारा क्लास नहीं देंगे इस चीज की। इज दैट क्लियर? ओके सर। ठीक है ना? और बाकी सेम टाइम पे कल 6:15 पे स्टार्ट करेंगे अपन क्लास। लिंक आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, और जो ग्रुप में ऐड नहीं है मैं उसको आज ऐड करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस ओके, प्रैक्टिस कर लेना। और कोई ठीक डाउट है है सर। किसी को? कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। ओके ठीक है सर।